नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में सरकार भले ही जेएमएम और कांग्रेस की चल रही हो, मगर चर्चा के केंद्र में बीजेपी बनी रहती है। तभी झारखंड में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से लेकर 1932 खातियान और सरना कोड से लेकर अब विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की कार्रवाई के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य में सत्ता पक्ष विपक्ष पर सताने और सरकार को परेशान करने का आरोप लगा रहा है। मगर सवाल यह है कि सत्ता की कुर्सी पर बने रहने के बावजूद भी हर कदम के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने वाली सरकार जनता की सेवा कैसे करेगी, ये सवाल बड़ा है। तो आखिर कब तक झारखंड के मुद्दों के लिए बीजेपी को दोषी ठहराएगी जेएमएम और कांग्रेस? आज इसी पर हम करेंगे बात। राज्यपाल पर रार, सियासी तकरार। अंबा को ईडी का प्रसाद बन गया सियासी फसाद। राज्यपाल हुए सख्त, जेएमएम मांगे वक्त। राज्यपाल पर सियासी बयान, कैसे होगा प्रदेश का कल्याण? राज्यपाल पर रार, सियासी तकरार। तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ राज्यपाल। तो झारखंड के तमाम मुद्दों के लिए जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बीजेपी को दोषी करार दे रही है, इस पूरे मामले में सवाल यहां पर यह है कि जब सरकार ही विपक्ष पर सताने का आरोप लगा रही है, तो आखिर झारखंड की जनता का क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड की सियासत इस वक्त अजीब ही मोड़ पर है। केंद्र में भले ही सरकार में बीजेपी हो, लेकिन प्रदेश में बीजेपी विपक्ष में है। लेकिन पहली बार ऐसा होता दिख रहा है कि प्रदेश की सरकार विपक्ष पर परेशान करने का आरोप लगा रही है और बार बार लगा रही है। पहले हेमंत सोरेन का ईडी जांच में नाम आया तो बीजेपी पर आरोप लगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो भी बीजेपी को घेरा गया, और तो जेएमएम के डेलीगेशन को राष्ट्रपति से मुलाकात का समय नहीं मिल पाया तो उसके लिए भी बीजेपी पर आरोप है। वहीं अब ईडी की छापेमारी खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बीजेपी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मंगलवार की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ईडी की छापेमारी चली। दूसरे दिन भी ईडी की टीम जमीन, बालू, कोयला की काली परत में सबूत ढूंढ रही है। ईडी की टीम ने रांची स्थित आवास में भी अंबा प्रसाद से घंटों पूछताछ की। ईडी अधिकारियों के वापस लौट जाने के बाद कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि उन पर काफी दिनों से बीजेपी के टिकट पर हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। इससे इनकार करने के बाद पिछले कुछ दिनों से उन पर बीजेपी टिकट पर चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। इसे लेकर बीजेपी आरएसएस के कई नेता सुबह से ही उनके घर पर आकर बैठे रहते थे। लेकिन जब बीजेपी के टिकट पर चतरा सीट से भी चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया तो बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से। कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज़्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं बीजेपी। मैं क्षेत्र की जनता में, अपने राज्य की जनता के जो विज़न है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विज़न से मैं आगे निकली हूँ, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूंगी। इस बयान के सियासी स्वर तेज हैं। बीजेपी को अंबा पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसियों की दबिश का सामना कर रही कांग्रेस की माननीय विधायक अंबा प्रसाद गलत बयानी कर रही हैं। भाई, हमारा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष रहा है,
तो उन पर जो संगीन आरोप लगे हैं, एजेंसियों के छापे पड़े हैं, और उनका यह कहना कि भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती थी, ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। हमारा लोकसभा का उम्मीदवार डिक्लेयर्ड है और वो ऑलरेडी मनीष जायसवाल जी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो अपनी गलत बयानी के लिए जाने ही जाते हैं ना। ऐसे भी आजकल कांग्रेसियों को कोई सीरियसली नहीं लेता, और अंबा प्रसाद सिर्फ ये बयान अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे, एजेंसियों की दबिश हुई, उससे ध्यान हटाने के लिए दे रही हैं। वहीं राज्य में सबसे ज्वलंत मुद्दा सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जेएमएम ने मुलाकात के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट की थी। इसके साथ ही SC, ST और OBC के आरक्षण और 1932 खतियान को लेकर प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलना चाहता था। जेएमएम ने कहा कि विधानसभा से पारित इन विधेयकों पर राज्य के राज्यपाल की टिप्पणी भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण रही है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का विधेयक विधानसभा से पारित कर राज्यसभा भेजा गया, लेकिन उसकी भी स्थिति वैसी ही है। गठबंधन की ओर से भेजे जाने वाले विधेयक के साथ ऐसा ही किया जा रहा है, जिससे कि सभी विधेयक लंबित रहे। जो इस सरकार के प्रति जो सोच बन रही है, जो विषय है, जो मुद्दे हैं, उससे भटकाने का एक जरिया मात्र है। आपको मालूम होगा कि 11 लाख लोगों ने इस देश को छोड़ा जो व्यापारी वर्ग से आते हैं, उस पर कभी चर्चा हुई? और आप उन लोगों को लाने की बात कर रहे हैं जो इस देश में नहीं। आपके देश के लोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं, इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं, उसका असर यहाँ के इकोनॉमी पे पड़ रहा है। सत्ता पक्ष ने बीजेपी को सियासत की घंटी बना दी है, जो चाहे बजाकर निकल जाए। हर सवाल का जवाब बीजेपी के पास है। हेमंत सोरेन से लेकर सीएम चंपई सोरेन तक फिलहाल हर तरफ से बीजेपी पर आरोप है। कांग्रेस से लेकर जेएमएम तक राज्य में जो कुछ भी घटना हो रही है, वो सब बीजेपी की देन बता रही है। राज्य में जो भी ज्वलंत मुद्दे हों, चाहे वो हेमंत सोरेन को जेल, सरना कोड, स्थानीय नीति, रोजगार आरक्षण जैसे मामले में बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। ऐसे में साफ है कि राजनीति का ये रंग राज्य को कहां लेकर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो झारखंड की सियासत में जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल चल रहा है, उसी पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ कर्नल संजय सिंह जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज खान जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फिरोज खान जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही। अंबा प्रसाद का जिस तरह का बयान निकलकर सामने आया है और उस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, आरोपों से बचने के लिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, आप बताएं क्या है सच्चाई? फिरोज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फिरोज जी, आती हूं मैं आपके पास में। कर्नल संजय सिंह जी, अंबा प्रसाद के बयान पर सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे? जी, बड़ा एक बयान अभी मैंने उनका सोशल मीडिया में भी देखा, और ये आपके माध्यम से और अन्य माध्यम से पता चला कि वो ऐसा बताना चाह रही हैं कि हमें चतरा सीट पर लड़ने के लिए बोला जा रहा था, हजारीबाग सीट पर लड़ने के लिए बोला जा रहा था। मैंने लड़ने से इनकार किया, तो उन्होंने हमारे ऊपर ये प्रेशर पॉलिटिक्स बना करके लड़ने के लिए मुझे जो है सो विवश कर रहे हैं। ये देखिए, ये क्या बोलेंगे, तो बचकानी हरकतें वाली बात कोई अगर करे तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। हमारे पास इतने योग्य उम्मीदवार स्वतः भारतीय जनता पार्टी में हैं कि अगर हर जगह से मैं 1, 2, 3, 4, 5 यदि कि मैं 10 क्या लिस्ट बनाऊं, तो उसमें लगता है कि ये तो 50वें नंबर पर भी अंबाजी नहीं आएंगी। आखिर अंबाजी में कौन? नहीं, लेकिन उनका तो कहना है कि आरएसएस के कार्यकर्ता उनके घर पर बैठे रहते थे, तो क्या इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है? नहीं, जिस दिन आरएसएस के कार्यकर्ता आए थे, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कोई उनसे संपर्क किया था, ये उस दिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बताना चाहिए था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी बुला रही है, तो उस दिन इनकी पार्टी भी इम्प्रेस हो जाती और हम भी थोड़े से उस दिन दुखी हो जाते, हम भी थोड़ा सा सर नीचा हो जाता कि हम दूसरे पार्टी के लोगों को बुलाना चाह रहे हैं, उस दिन क्यों नहीं बताइए।
और जब उस दिन नहीं बताई तो आज जब इनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है तो आज ये बता रही हैं कि हमको वहां बुलाया जा रहा था। आप बताइए, हमारे पास इतने अच्छे हमारे यहाँ वो जयंत सिन्हा जी इतने अच्छे उम्मीदवार हैं, उन्होंने स्वतः कह दिया कि मैं पार्टी में काम करूंगा और हमारी जगह पर पार्टी किसी और को लड़ाए, वो तो वातावरण के मुद्दे पे काम करना चाह रहे थे। हमारे यहाँ चतरा लोकसभा से जो अभी वर्तमान सांसद हैं सुनील सिंह जी हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको लड़ाएगी, इतने योग्य उम्मीदवार हैं। तो आप ये बताइए, इनका ये कहना है कि मुझे लड़ाना चाह रही थी, ये तो एकदम बिल्कुल ही बचकानी बात हो गई। और दीपक कुमार जी, हाँ ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। दीपक कुमार जी, क्या लग रहा है आपको? एक तरफ अंबा प्रसाद का बयान, दूसरी तरफ जिस तरह से कर्नल संजय सिंह का कहना है कि अगर कोई आया था मुलाकात करने के लिए जिसका दावा वो कर रही हैं तो उसी दिन खुलासा किया जाना चाहिए था। ये आवाज प्रियंका जी आ रही है? जी। अब प्रियंका जी, यहाँ पे जहाँ तक देखा, जब लोकसभा का चुनाव का ये माहौल है और बीजेपी ने अपने एक लिस्ट तो झारखंड में जारी कर दिया है और कांग्रेस ने अपने 2 लिस्टों को जारी किया है। कहीं न कहीं देखा जाए कि विधायक का ये स्वाभाविक होता है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव में उनको मौका मिले। आप देखें कांग्रेस से कई विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी ही पार्टी में टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जी, और अन्य पार्टियों में भी। तो सवाल यह भी एक उठता है प्रियंका जी, अगर लोकसभा का चुनाव का ऑफर मिल रहा है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पे मोदी जी जीत की गारंटी दे रहे हैं, तो अंबा प्रसाद को दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्रमोशन ही है पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये बात है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि अंबा प्रसाद को बीजेपी 2 लोकसभा से ऑफर कर रही थी, हजारीबाग और चतरा से, कि आप किसी एक से हाँ भरिए, आपके लिए दरवाजा खुला, और अंबा प्रसाद ने ठुकरा दिया। दूसरी बात, अंबा प्रसाद सांसद नहीं बनना चाहती है, वो विधायक ही बनी रहना चाहती। तीसरी बात है कि जो इस हजारीबाग और ये धनबाद का जो ये क्षेत्र है जी, और जिस मुद्दे को लेकर के ईडी की छापेमारी हुई है, तो ये बात है, ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी और हर चीज में बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना मुझे सही नहीं लगता। ईडी ने अपना काम किया, ये बात सही है कि बीजेपी के ऊपर एक आरोप है कि वह पावर का गलत इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से करती है, लेकिन अब हर रेड को अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थोड़ा समझ से परे चुनावी माहौल है और विपक्ष को एक मुद्दा मिला है। लेकिन तीसरी बात है प्रियंका जी, मैं क्लियर कर दूं, अगर बीजेपी इस चुनावी माहौल में इस तरह के रेड अगर पड़ते रहे तो विपक्ष को एक मजबूत आधार मिल जाएगा जनता के बीच में जाने के लिए, और ये बीजेपी के लिए भी फिर दिक्कत साबित, क्योंकि बीजेपी क्लेरिफाई नहीं कर पाती है। वो तो बोलती है कि नहीं, लेकिन दीपक कुमार जी, यहाँ पर तो बीजेपी का साफ कहना है ना कि वो तो एजेंसियां हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ, ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ, केंद्रीय जांच एजेंसी है, लेकिन आम झारखंड की जो भोली भाली आम जनता मानस है वो तो नहीं समझ पाएगी इस बात को। ठीक है जी। फिरोज खान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही जी। फिरोज खान जी, अंबा प्रसाद का जिस तरह का बयान आया है उस पर कर्नल संजय सिंह का कहना है कि अगर उनका ये दावा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग उनसे संपर्क कर रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, उनके घर पहुंचे थे, तो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहले सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जवान जी। मैं कहना अंबा प्रसाद जी का मैंने भी बयान सुना है, आपके इंडिया वॉइस पर भी बयान सुना है। लेकिन उन्होंने कहा कि अंबा प्रसाद जी ने कहा, हमारी पार्टी के विधायक है, कि मैं घर पर सोई हुई थी, अचानक ईडी वाले घुस जाते हैं, और अब मैं जिस व्यवस्था में थी, सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ईडी के लोग मुझे एक जगह खड़ा करके रखे, एक जगह बैठा कर रखे। मैं कहना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास कहाँ गया? मैं मोदी जी कहते हैं महिलाओं का सम्मान होगा, सबका सम्मान होगा, लेकिन महिलाओं के साथ क्या क्या ईडी वाले ने? ना कपड़ा चेंज कर दिया, ना कुछ चेंज कर दी। जो व्यवस्था में थी वो मैंने देखा, उनको नाइट ड्रेस में थी। ये कहाँ का मान्यता, कहाँ का ये है बताइए? किस तरह का है, कैसे होगा, क्या होगा? बिल्कुल ये मैं कहना चाहता हूँ, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, पूरा का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, ठीक है, ईडी से आप इस बात की शिकायत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जरूर आपकी शिकायत जाएगी तो कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये था कि यदि बात हो रही है कि हजारीबाग और चतरा सीट से
लड़ने का, लोकसभा चुनाव लड़ने का दबाव था, तो जिस दिन ये संपर्क साधने की कोशिश की गई, जिस दिन कॉल आया, उस दिन ही इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया गया? सब लोग दोहरा डाल रहे हैं। हमारी गीता कोड़ा जी को देखिए, वो अपने पार्टी में शामिल कर लिए। यही मोदी जी आए थे, अमित शाह जी आए थे कि झारखंड के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन है? नहीं तो फिरोज खान जी, एक बात बताइए, मैं तो यही पूछ रही हूँ ना कि उस दिन संपर्क हुआ था, गीता कोड़ा जी वहां पर गई थी, तो ऐसे में तो अंबा प्रसाद के पास जैसे ही संपर्क हुआ था, उनको और पहल करके शुरुआत करनी चाहिए थी, खुलासा करना चाहिए था, क्यों चूक गए आप? गीता कोड़ा के पीछे दो साल से लोग लगे हुए थे। अरे फिरोज जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास तो बेहतर मौका था ना बीजेपी का खुलासा करने का। खुलासा तो कर ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये बता रहा हूं कि अंबा प्रसाद को किस तरह परेशान किया जा रहा है। आज लोकसभा चुनाव सर पर है, कुछ ही दिन बाद मेरे सवाल का आप जवाब देंगे नहीं। कर्नल संजय सिंह जी, जवाब दीजिएगा इस पर आप। कर्नल संजय सिंह जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही, अनम्यूट कीजिएगा फोन को अनम्यूट कीजिएगा। जी कर्नल संजय सिंह जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आने की कोशिश करती हूँ। दीपक कुमार जी, क्या लग रहा है आपको? फिरोज खान जी यहाँ पर आरोप तो बीजेपी पर जरूर लगा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन ईडी किस तरह से कार्रवाई करती है? अक्सर ये कहा गया है कि ईडी जहां जाती है वहां पर ना अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है, ना बाहर का व्यक्ति अंदर जा सकता है। यदि ईडी की कार्रवाई से कोई आपत्ति है तो शिकायत भी तो ईडी से की जाएगी ना, या कोर्ट में जा सकते हैं आप? प्रियंका जी, जो ईडी की जो कार्रवाई होती है, जो अब तक मैंने देखा है, 2-4 ईडी के रेड जो है 2-3 बार गोड्डा में भी पड़े हैं जी, तो मैंने देखा है कि ईडी जो है लगभग सुबह आ जाती है, 5 बजे 6 बजे आ जाती है, जब लोग सोई अवस्था में रहते हैं। उसके बाद जब वो आते हैं तो वो जैसे ही एंट्री करते हैं, उनकी 2-3 गाड़ियां आती है, बड़ी बड़ी 7 सीटर वाली, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद आप ना तो बाहर जा सकते हैं ना तो अंदर आ सकते हैं। खाने पीने का पूरा सामान ईडी के हिस्सा बाहर से मंगाते हैं, कैरी करते हैं, और उसके बाद वो मतलब वो घर के लोगों को भी खाना दिया जाता है, सब मतलब उनको ऑफर किया जाता है। यहाँ गोड्डा में मैंने देखा था कि लगभग दिन भर, यहाँ पर तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह के 6 बजे से रात के 12 बजे तक चला। गोड्डा में जो है सुबह के 6 बजे से दूसरे दिन के 7 बजे तक ईडी की रेड चली। लगभग 48 घंटे मान के चला जाए, 48 घंटे से कुछ कम। तो ईडी की रेड की कितनी लंबी होगी कहना मुश्किल, 12-13 घंटा चलती है, और ईडी का यही तरीका अभी तक देखा गया काम कर रहा है। अब इसमें बात आती है महिलाओं की। अंबा प्रसाद खुद एक विधायक और महिला भी है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि अंबा प्रसाद को ही लेकर के रेड किया गया। एक होता है कि क्या घर की अन्य महिलाएं, तो यहाँ पे है कि उनको स्वाभाविक है कि एक होना चाहिए कि उनका जो दैनिक दिनचर्या है घर के अंदर का, वो उन्हें करने देना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाता है कहीं ना कहीं ईडी को इस पर ध्यान देना चाहिए जी। लेकिन जिन्होंने जो नाइट ड्रेस में ही, वो कल के ही नाइट ड्रेस में रही, शाम में वो मीडिया के सामने आई उसी ड्रेस में, तो ये सब चीजें जो है स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं हमारे देश के कानून थोड़ा सा महिला को वीमेन एक्ट को लेकर के, वीमेन के सिक्योरिटी को लेकर के है, और उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है। कर्नल संजय सिंह जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, अपनी बात रखें आप। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि सबसे पहले जो अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि वो महिला है, मैं ये बता दूं कि जिस तरीके का कोई क्राइम होता है या कोई भी तरह का एलिगेशन किसी के ऊपर लगाया जाता है, वहाँ पर महिला पुरुष दोनों के लिए जो पीएमएलए एक्ट है उसका इफेक्ट बराबर होता है। फिर अगर ये अंबा प्रसाद जी के ऊपर में ही ये लगाया गया था, और ये जो एक बात और बताए कि ये पूरा रोक दिए, घर को बंद कर दिए, तो कहीं भी रेड जो किया जाता है किसी भी संस्थान द्वारा किया जाए, किसी भी वर्दीधारी फोर्स के द्वारा किया जाए, उसको डीलिंग कर दिया जाता है। भीतर के लोग भीतर रह जाते हैं और बाहर के लोग बाहर रह जाते हैं, चाहे उस घर का ही सदस्य क्यों नहीं हो। सेना भी जब जम्मू कश्मीर में जब गांव रेड करती है तो बाहर के व्यक्ति को गांव में नहीं घुसने दिया जाता, न गांव के लोग को बाहर जाने दिया जाता है। तो ये तो एक रेड करने की प्रक्रिया है। और ये आज मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में परिपाटी चल गई है भारत के जो विपक्षी नेताओं में कि मलाई जाट पोस्ट खाने के लिए
ये आदी हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं। तो जब ही लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो हमें सीट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो उल्टा अपनी बात को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही कहकर बता, वही मेरे पास में आए थे। जबकि फैक्ट ये है कि डेली अपने सोर्स के माध्यम से अपने अपने दूत को भेजते हैं कि हमें भी शामिल करो, हमें भी शामिल करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत फूंक फूंक के कदम हर जगह पे रह रही है। हाँ, ये अवश्य है कि जो कुछ ईमानदार लोग कांग्रेस में अभी भी है, वो कांग्रेस के जो नहीं, लेकिन कर्नल संजय सिंह जी, अंबा प्रसाद के साथ ही साथ झारखंड में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ले लें या नई सरकार के गठन के समय जो देरी हुई उसको ले लें, तमाम चीजों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कुछ तो वजह होगी? नहीं, अब बीजेपी को जिम्मेवार तो ठहराया जाएगा ही ना। जब पुलिस अपना काम करेगी तो चोर को तो परेशानी होगी ना। तो बीजेपी जब पूरे भारतवर्ष में एंटी करप्शन ड्राइव चला करके हम एक अपराध मुक्त भारत, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की परिकल्पना हम जहाँ पे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, भारत को हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, यहाँ के प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी हो, जो अभी तक नहीं था। आप पहले भी देख रखेंगे कि जो छोटी छोटी बातों में खुद इनके पूर्व के प्रधानमंत्री अपने राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो 14 रुपया पहुंचता है, यानी कि वो स्वयं माने थे कि वी आर actually living in a, or you are dipped into the totally corrupted society in the India, which is responsibility of the governing party. ये तो पार्टी करती है। हमारा एक व्यक्ति चेंज हुआ है पूरे भारतवर्ष में, मोदी जी, जिन्होंने ईमानदारी से, अपने ईमानदारी के प्रताप से, ईमानदारी के प्रभाव से जितने भी बेईमान लोग थे, या तो अपने बेईमानी छोड़ के भारत देश छोड़ के भाग गए, या नहीं तो वो ईमानदारी की रोटी खाने के लिए। फिरोज खान जी, आपका जवाब। जी जी, मैं प्रियंका जी पूछ रहा हूँ, कर्नल साहब जो बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि भाई मैं बोलता क्या मजबूरी थी ईडी की सुबह 6 बजे। नहीं, लेकिन फिरोज खान जी, जिस तरह से झारखंड में आपकी और जेएमएम की सरकार है, सरकार यदि विपक्ष पर आरोप लगाए हर बात पर सताने का, उसके अलावा आपका कोई कानून लागू नहीं होता है, 1932 खतियान से लेकर सरना कोर्ट के लिए हर बात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, आपको नहीं लगता कि सत्ता पक्ष में आप हैं और आपके पास पावर है झारखंड में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका जी, आप बताइए ना, खाली बीजेपी में सब लोग पक्ष साफ है क्या? ये बीजेपी के लोग मधु कोड़ा, गीता कोड़ा गाली बकते थे, चिल्ला गाली बकते थे, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो। अच्छा, आज गीता कोड़ा पाक साफ हो गई है, मधु कोड़ा पाक साफ हो गया है। बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है जो। अरे तो फिरोज खान जी, गीता कोड़ा को तो आप ही पाक साफ बताते थे ना, कांग्रेस में ही थी ना, अब आपके पास नहीं रुकी तो आप बीजेपी पर आरोप लगाए। बोल रहा हूँ, हाँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, गीता कोड़ा झूठ मूठ का बदनाम किया जाता था, हाँ। इसलिए गीता कोड़ा डर करके, ईडी के डर से उनके पति को। अब ये तो गीता कोड़ा ही बताएंगी ना कि डर करके गई है या आपको छोड़ के गई है। अरे उनका फेस इंप्रेशन देखिए, डर के नहीं गई है क्या? वो सीट हार रही है, वो वहाँ पर आदिवासी। कर्नल संजय सिंह जी, जवाब दीजिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड में अभी जब जेएमएम की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन जी थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विरुद्ध में करप्शन को साबित करने के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी का गठन करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का जो मांग करने के लिए, आप बताइए कर्नल साहब, आपने खाली हमारे विधायकों के चेहरे को मलिन करने का एसआईटी का गठन किया। बताइए, उस एसआईटी के गठन करने के बाद उसका परिणाम नहीं निकला है। पार्टी में तो बेईमान थे, आपको पार्टी में चले गए, दूसरे को क्या चेक करेंगे? वो नहीं चलेगा। अरे बीजेपी का राज में सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है, जो बीजेपी का साथ है वो पूरा पाक साथ है। अजित पवार, छगन भुजबल, शिवेंदु अधिकारी, चटर्जी, बनर्जी, दुबे जी, सब हमारे पार्टी और आज मोदी की गारंटी गरीब तक पहुंच रही है। गरीब झारखंड जनता के डालेंगे और गीता कोड़ा डर से, गीता जो है वो डर से बीजेपी में शामिल होंगे और वो चुनाव आ रही है। वो देख लीजिएगा, आपने भले ही डरा के धमका। ठीक है, दीपक कुमार जी से सवाल है मेरा, आती हूँ मैं आप दोनों के पास में। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको, झारखंड में जिस तरह से हर एक काम के लिए, चाहे वो सरकार के द्वारा करने वाला काम हो, कोई बिल लागू करना हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर विधायक के घर छापेमारी से लेकर गिरफ्तारी तक, हर बात के लिए बीजेपी को जिस तरह से दोषी करार दिया जाता है, और यहाँ पर गीता कोड़ा का भी मामला सामने आया है, क्या आपको नहीं लगता कि तमाम दोष लगाने के साथ ही साथ कांग्रेस के हाथ में जब मौका होता है कि बीजेपी का पर्दाफाश कर चुके, तब कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाती है या उस मौके को हाथ से गवा देती है? लोकतंत्र में प्रियंका जी, पक्ष और विपक्ष का चोली दामन का साथ होता है।
सेंट्रल में बीजेपी है और कोई भी ऐसा कानून जिसकी अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी है तो राज्य के विधानसभा में पास करने के बाद जो है उसको केंद्र में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नर का जो है एक कंजेंट होता है। ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट के गवर्नर, तो गवर्नर सेंट्रल के अधीन ही कहीं न कहीं आते हैं, तो वो गवर्नर किस तरह की बात को, वो गवर्नर क्या लिखते हैं, क्या इस बिल की महत्व को लिखते हैं, वह बिल पास कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। तो गवर्नर के कंजेंट पे भी बहुत हद तक जो विधानसभा से बिल पास हुआ है और तो गवर्नर के कंजेंट पे वो केंद्र में देखा जाता है कि इस बिल की क्या महत्ता है, क्या करना चाहिए। और सत्ता पक्ष में जैसे केंद्र में बीजेपी तो वह भी देखती है कि इस बिल के पास होने से विपक्ष को कितना लाभ होगा और इस बिल के पास होने से सत्ता पक्ष को कितना लाभ होगा। तो लाभ हानि का ये सब आंकड़ा है, तो ये अक्सर देखा गया है। मैं अभी ऐसा नहीं, बीजेपी जब कांग्रेस केंद्र के अंदर थी वहां पर भी कई ऐसे बिल थे, आप देख लीजिए 33% का मामला जो है आरक्षण का वो बीजेपी में केंद्र में पास हुआ, जबकि ये आज से नहीं, ये राजीव गांधी के समय से ही ये मामला चल रहा था केंद्र के अंदर, 33% आरक्षण को देना है। तो ये होता है कि जो सत्ता में होते हैं वो अपने हित और अहित को ध्यान में रखते हुए वो बिल को अप्रूवल करते हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का, दीपक जी समय मेरे पास नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। फिरोज जी, दीपक जी और कर्नल संजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में तमाम मुद्दों के साथ एक बार फिर से विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की कार्रवाई के बाद में जिस तरह से विधायक अंबा प्रसाद ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में झारखंड में और क्या क्या देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।